गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू आर मोस्ट वेलकम इन नर्सिंग इनोवेशन। और आज हम आपके लिए लेके आए एक नया टॉपिक एंड टॉपिक इज कार्डियो पल्मोनरी रेसिस्टेशन CPR, या इसको दूसरे नाम से भी जानते हैं बेसिक लाइफ सपोर्ट। सो अब हम स्टार्ट कर लेते हैं। सबसे पहले देख लेते हैं डेफिनेशन कि एक्चुअली में CPR बोलते किसे। इट इज़ ए प्रोसेस इन विच प्रोवाइडिंग द ऑक्सीजन टू द हार्ट, किडनी एंड अदर वाइटल ऑर्गन्स बाई रिस्टार्टिंग द फंक्शन ऑफ हार्ट एंड लंग्स। इसका मतलब ये हुआ कि अगर किसी भी तरीके से हम हार्ट और लंग्स के फंक्शन को वापस से रीस्टार्ट कर दें तो एक मरे हुए पेशेंट को या पर्सन को ज़िंदा किया जा सकता है। ठीक है। कार्डियो पल्मोनरी रेसिस्टेशन, कार्डियो मीन्स होता है हार्ट, पल्मोनरी मीन्स होता है लंग्स, एंड देन रिसेस्टेशन मतलब होता है रीबर्थ यानी पुनर्जीवन। किसी भी तरीके से हम हार्ट या लंग्स के फंक्शन को वापस से रिस्टार्ट कर दें तो एक मरा हुआ इंसान वापस से जिंदा हो सकता है। दैट इज़ द CPR। ठीक है। नेक्स्ट स्टेप देख लेते हैं। नोट इंपॉर्टेंट क्या है। इफ़ पेशेंट नॉट रेस्पॉन्डिंग आफ्टर प्रोवाइडिंग द CPR देन प्रोवाइड एडवांस कार्डियक सपोर्ट टू द पेशेंट। यानी अब किसी पेशेंट को अचानक से हार्ट और लंग्स फंक्शन करना बंद कर चुके हैं और उसके बाद हम उसे CPR प्रोवाइड करते हैं, उसके बाद भी अगर पेशेंट रेस्पॉन्ड नहीं कर पा रहा है, वापस से कुछ एक्टिविटी नहीं कर पा रहा है, कॉन्शियसनेस नहीं आ पा रही है, तो हम क्या करते हैं, उसे एडवांस कार्डियक सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं। ऑलराइट। नेक्स्ट बात कर लेते हैं कि एडवांस कार्डियक सपोर्ट के अंदर टू प्रोसेस इंक्लूड होती है। वन फर्स्ट वन होती है कार्डियक डिफिब्रिलेशन एंड सेकंड वन मेडिकेशन थेरेपी। यानी कि CPR देने के बाद भी अगर पेशेंट वापस से ज़िंदा नहीं हो पा रहा है, उसके हार्ट और लंग्स फंक्शन नहीं कर पा रहे हैं वापस से, तो हम उसे कार्डियक डिफिब्रिलेशन देंगे, मतलब कि इलेक्ट्रिक करंट प्रोवाइड करेंगे और मेडिकेशन थेरेपी देते हैं। ठीक है। सो सबसे पहले हम देख लेते हैं कि CPR किस टाइप से देते हैं और उसके बाद हम बात करेंगे एडवांस कार्डियक सपोर्ट की। ठीक है। जो अदर प्रोसेस होती हैं, अगर CPR की परफॉर्म करने के बाद भी पर्सन रेस्पॉन्ड नहीं कर पा रहा है, देन वो दो चीज़ें परफॉर्म करते हैं, डिफिब्रिलेटर एंड मेडिकेशन। ठीक है। तो सबसे पहले देख लेते हैं कि असेसमेंट दैट हु रिक्वायर CPR। की एक पेशेंट है, अचानक से वो गिर गया या चलते चलते बेहोश हो गए, तो उसका असेसमेंट करेंगे हम कि एक्चुअली में उसे CPR की ज़रूरत है या फिर नहीं। ठीक है। या अदर रीज़न से वो बेहोश हो चुका है। ठीक है। तो किस टाइप से हम असेस करते हैं कि कौन से पर्सन में CPR की ज़रूरत है या कौन से में नहीं है। तो सबसे पहले देख लेते हैं फर्स्ट चेक द लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस। सबसे पहले हमें उस पर्सन के कॉन्शियसनेस का लेवल चेक करना है एंड देन उसके बाद हम नेक्स्ट स्टेप क्या रखेंगे, उसके बाद हम उसके रेस्पिरेशन को चेक करेंगे एंड थर्ड वन एंड लास्ट वन करेंगे हम देन चेक द पल्स। उसके बाद पल्स चेक करेंगे। ये तीनों चीज़ चेक करने के बाद पता चलेगा कि एक्चुअली में इस पर्सन को CPR की रिक्वायरमेंट है या फिर नहीं। ठीक है। सो नेक्स्ट स्टेप नोट, कंप्लीट असेसमेंट शुड बी डन इन 10 सेकेंड। ये जो तीनों प्रोसेस हैं, जो लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस है, रेस्पिरेशन और पल्स चेक करते हैं, ये 10 सेकेंड के अंदर ही कर लेना है स्पीड से, क्योंकि अगर ज़्यादा लेट किया तो अगर लॉन्ग टाइम तक अगर ब्रेन तक ब्लड सप्लाई, ऑक्सीजन सप्लाई नहीं हो तो ब्रेन डेड हो सकता है। उसके बाद पर्सन को वापस से ज़िंदा करना इम्पॉसिबल होता है। ठीक है। ठीक है। अब नेक्स्ट स्टेप पे मूव कर लेते हैं। तो सबसे पहले देख लेते हैं कि लेवल ऑफ जो कॉन्शियसनेस है वो किस टाइप से चेक करते हैं। इफ पेशेंट इज कॉन्शियस देन नो नीड ऑफ CPR। अगर पेशेंट कॉन्शियस है तो उसे CPR की ज़रूरत नहीं है। ठीक है। अब नेक्स्ट बात कर लेते हैं इफ पेशेंट इज अनकॉन्शियस देन रिक्वायर CPR। अगर पेशेंट अनकॉन्शियस है तो क्या है, उसको CPR की ज़रूरत है, उसे CPR देना ही पड़ेगा। ऑलराइट। अब नेक्स्ट स्टेप पे मूव कर लेते हैं कि रेस्पिरेशन कैसे चेक करेंगे, उसकी बात कर लेते हैं। लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस चेक कर लिया, अगर पेशेंट अनकॉन्शियस है तो अब CPR देना ही पड़ेगा। उसके बाद हम रेस्पिरेशन भी चेक कर लेते हैं कि रेस्पिरेशन कर पा रहे नहीं। रेस्पिरेशन चेक बाय प्लेसिंग फिंगर जस्ट फ्रंट ऑफ द नोज ओपनिंग एंड बाय ऑब्जर्विंग द चेस्ट मूवमेंट। तो टू टाइप से हम रेस्पिरेशन को चेक कर सकते हैं। फर्स्ट तो हम अपनी जो फिंगर्स हैं उसके नोज ओपनिंग पर के सामने रख लेंगे। जैसे ही वो रेस्पिरेशन इंस्पायरेशन और एक्सपायरेशन करेगा तो जो एयर मूवमेंट के द्वारा पता चल जाएगा। देन सेकंड मेथड है कि चेस्ट मूवमेंट ऑब्जर्व करते हैं। अगर चेस्ट मूवमेंट हो रहा है ड्यूरिंग इंस्पायरेशन और एक्सपायरेशन, मतलब उसका रेस्पिरेशन चालू है। अगर बंद हो चुका है चेस्ट मूवमेंट, ठीक है, तो दैट इंडिकेट द रेस्पिरेशन इज ब्लॉक्ड। ठीक है। अब नेक्स्ट स्टेप पे मूव करते हैं। थर्ड वन चेक करते हैं पल्स। चेक द पल्स ऑफ विक्टिम। अब विक्टिम क्या होता है, जो जिसे CPR की ज़रूरत है, जो पेशेंट है। ठीक है। और रेस्क्योर वो होता है जो बचाने वाला होता है। ठीक है। ये दो वर्ड है, विक्टिम एंड रेस्क्योर। विक्टिम इज जो कि सफ़र कर रहा है डिजीज़ से, किसी भी कंडीशन से, एबनॉर्मल कंडीशन से, एंड जो रेस्क्योर होता है जो उसे बचाने वाला होता है, वो रेस्क्योर बोलते हैं उसे। ठीक है। अब बात कर लेते हैं एज ग्रुप की। तो
एंड साइट ऑफ पल्स, तो कौन से एज ग्रुप में कौन सी पल्स चेक करते हैं, ठीक है। अगर पेशेंट अगर अडल्ट है तो उसमें कैरोटिड पल्स चेक करते हैं, एंड अगर चाइल्ड है तो उसमें चेक करेंगे हम फीमोरल पल्स। अगर पेशेंट इन्फेंट है तो हम चेक करेंगे ब्रेकियल पल्स को प्रायोरिटी देते हैं। अगर ब्रेकियल पल्स नहीं फील हो पा रही है तो उसके बाद हम फीमोरल पल्स चेक करते हैं। ऑलराइट, अब नेक्स्ट स्टेप पे मूव करते हैं। तो अब देख लेते हैं प्रोसेस ऑफ प्रोवाइडिंग सीपीआर की, कैसे हाउ टू प्रोवाइड द सीपीआर, सीपीआर कैसे प्रोवाइड करते हैं किसी पर्सन को। सो फर्स्ट मेंटेन द सर्कुलेशन, सबसे पहले हम सर्कुलेशन मेंटेन करते हैं, ठीक है। उसके बाद सर्कुलेशन मेंटेन हो चुका है, उसके बाद हम क्या करेंगे, एयरवे को मेंटेन करेंगे। देन एयरवे मेंटेनेंस के बाद में मेंटेन द ब्रीथिंग, उसके बाद ब्रीथिंग मेंटेन करते हैं। सर्कुलेशन, फिर एयरवे, उसके बाद ब्रीथिंग, ये प्रायोरिटी होती है। सबसे पहले सर्कुलेशन को मेंटेन करना पड़ता है, उसके बाद एयरवे को, एंड देन ब्रीथिंग को। ओके, अब नेक्स्ट स्टेप पे मूव कर लेते हैं। तो सबसे पहले देख लेते हैं सर्कुलेशन मेंटेनेंस। द सर्कुलेशन मोस्टली मेंटेन बाय प्रोवाइडिंग चेस्ट कंप्रेशन एट द लेवल ऑफ हार्ट, यानी कि सर्कुलेशन किस टाइप से मेंटेन करेंगे हम, जो हार्ट है वहाँ पे, जहाँ पे हार्ट होता है, यानी कि फिफ्थ इंटरकोस्टल स्पेस के आसपास, ठीक है, वहाँ पे हम चेस्ट को कंप्रेस करेंगे। और जैसे ही हम कंप्रेस करेंगे तो हार्ट पंप करना स्टार्ट करेगा, ब्लड पंप करेगा, और इस टाइप से सर्कुलेशन मेंटेन हो जाएगा। सो एक्शन रिलेटेड टू चेस्ट कंप्रेशन, यानी अब चेस्ट कंप्रेशन करना है तो उससे रिलेटेड कुछ पॉइंट देख लेते हैं कि क्या क्या चीज़ें अपने को याद में रखनी है। सो चेस्ट कंप्रेशन लैंडमार्क की, चेस्ट कंप्रेशन कहाँ पे करना है, कहाँ पे हैंड प्लेस करना है और कंप्रेशन प्रोवाइडिंग करना है। अगर अडल्ट पेशेंट है यानी कि 8 ईयर से ऊपर है तो वहाँ पे बिटवीन द निप्पल लाइन, जो दोनों निप्पल होती हैं उनके बिटवीन सेंटर पॉइंट पे हम कंप्रेस करेंगे। ओके, अब आपको दिखा देते डायग्राम में, जैसा आप डायग्राम में देख पा रहे हैं, ये ब्लू पॉइंट बिटवीन द निप्पल लाइन के बीच में, यहाँ पे हैंड प्लेस करना है, उसके बाद कंप्रेशन प्रोवाइड करना है। ओके, अब नेक्स्ट स्टेप पे मूव कर लेते हैं। अगर चाइल्ड है तो वहाँ पे बिटवीन द निप्पल लाइन, सेम अडल्ट की तरह निप्पल लाइन के बीच में ही हैंड प्लेस करके कंप्रेशन प्रोवाइड करते हैं। अगर पेशेंट इन्फेंट है यानी कि 1 साल से नीचे है उसकी एज, तो हम करेंगे जस्ट बिलो द सेंटर ऑफ निप्पल लाइन, यानी कि निप्पल लाइन के जो निप्पल लाइन के बीच में जो सेंटर बनता है उसके जस्ट बिलो करेंगे, यानी कि जिम्फोइड प्रोसेस के आसपास। ऑलराइट, अब हम आपको दिखा देते हैं कैसे, जैसे कि आप डायग्राम में देख पा रहे हैं, जस्ट निप्पल लाइन के सेंटर पॉइंट से नीचे प्लेस करते हैं और वहाँ पे कंप्रेशन प्रोवाइड करते हैं। ओके, अब नेक्स्ट स्टेप की ओर चलते हैं। तो सेकंड वन, चेस्ट कंप्रेशन मेथड कौन सा रखेगा, कि चेस्ट कंप्रेशन एक्चुअली में करना किस टाइप से। अगर अडल्ट पेशेंट है तो उसमें 2 हैंड मेथड, यानी कि दोनों हाथों से हम कंप्रेस करेंगे चेस्ट को। अगर यूज बोथ हैंड टू कंप्रेस द चेस्ट। ऑलराइट, अगर इस टाइप से देखो, इस टाइप से हम दोनों हाथ को इंटरलॉक कर लेंगे और कंप्रेशन प्रोवाइड करते हैं, ठीक है। अगर चाइल्ड है तो 2 या 1 हैंड मेथड यूज ले सकते हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट स्टेप देख लेते हैं। अगर इन्फेंट है, अगर कोई पर्सन जिसको सीपीआर की ज़रूरत है, अगर वो इन्फेंट है यानी कि 1 साल से नीचे है, तो उसके अंदर जो रखेंगे मेथड 2 फिंगर और 2 थंब मेथड रखते हैं, यानी कि यूज 2 फिंगर और 2 थंब, सॉरी ऑफ लिखा हुआ है, 2 फिंगर और 2 थंब टू कंप्रेस द चेस्ट। ओके, जैसे आप डायग्राम में देख पा रहे हैं, इस टाइप से तो 2 फिंगर से हम कंप्रेस कर सकते हैं या फिर 2 थंब की सहायता से भी हम चेस्ट कंप्रेशन कर सकते हैं। ऑलराइट, अब नेक्स्ट स्टेप पे मूव कर लेते हैं अपन। थर्ड वन देख लेते हैं, चेस्ट कंप्रेशन डेप्थ, यानी कि अब जो चेस्ट कंप्रेशन तो करेंगे वो कितनी डेप्थ कितनी रखेंगे, कितनी डेप्थ तक हम कंप्रेस कर सकते हैं। अगर ज़्यादा रख दी तो क्या होता है, रिफ्रैक्चर वगैरह होने के चांसेस हो सकते हैं। सो हमें ये इंपॉर्टेंट पॉइंट ध्यान में रखना पड़ता है सीपीआर प्रोवाइडिंग के दौरान। अगर अडल्ट पेशेंट है तो उसके अंदर हम रखेंगे 2 इंच तक हम कंप्रेस कर सकते हैं चेस्ट वॉल को, ठीक है। अगर चाइल्ड है तो वहाँ पे भी 2 इंच तक कंप्रेस कर सकते हैं। एंड देन इन्फेंट की बात करते हैं तो उसके अंदर 1.5 इंच तक हम कंप्रेस करते हैं चेस्ट को। ओके, अब नेक्स्ट स्टेप पे मूव करते हैं। चेस्ट कंप्रेशन रेट कितनी रखते हैं, यानी कि कितनी बार कंप्रेशन करना है चेस्ट पे, ठीक है। तो अगर अडल्ट पेशेंट है तो उसमें 100 कंप्रेशन पर मिनट, यानी कि 1 मिनट में 100 कंप्रेशन हो जाएं, इस हिसाब से रेट रखनी है उसको, अगर अडल्ट पेशेंट है तो, ठीक है। अगर चाइल्ड है तो उसमें स्पीड रखेंगे हम 100 कंप्रेशन पर मिनट के हिसाब से प्रोवाइड करते हैं। अगर इन्फेंट है तो 100 कंप्रेशन पर मिनट। कोई सा भी एज ग्रुप हो, कंप्रेशन सेम रहता है, 100 कंप्रेशन पर मिनट के हिसाब से स्पीड रखनी है, कंप्रेशन रेट। ओके, अब नेक्स्ट स्टेप पे मूव कर लेते हैं। सो अब देख लेते हैं चेस्ट कंप्रेशन एंड वेंटिलेशन रेशियो,
यानी कि चेस्ट कंप्रेशन के बाद कितनी ब्रीथिंग प्रोवाइड करनी है पेशेंट को, वो रेशियो देख लेते हैं। अगर अडल्ट पेशेंट है तो उसकी बात करते हैं। अगर बचाने वाले एक या दो रेस्क्यूर है, यानी कि या नहीं तो या तो एक बंदा बचाने वाला है वहाँ पे या दो बंदे बचाने वाले, तो कंप्रेशन और वेंटिलेशन रेशियो होगा 30:2, यानी कि 30 तो कंप्रेशन देने और उसके बाद 2 रेस्पायरेशन देनी है, उसके बाद फिर वापस से 30 कंप्रेशन 2 रेस्पायरेशन, इस टाइप से हम CPR परफॉर्म करते हैं। ओके, अब नेक्स्ट देख लेते हैं। अगर चाइल्ड है तो, अगर चाइल्ड है और वहाँ पे एक रेस्क्यूर है तो रेशियो रखेंगे 30:2। अगर बचाने वाले बंदे 2 हैं तो रेशियो रखेंगे 15:2। ओके, 15 कंप्रेशन उसके बाद 2 रेस्पायरेशन देना है, ठीक है। अगर इन्फेंट है तो उसमें सेम चाइल्ड की तरह, अगर एक बचाने वाला बंदा एक है तो 30:2, अगर बचाने वाले बंदे 2 हैं तो 15:2। ओके, और अब नेक्स्ट पे बात कर लेते हैं पोजीशन ड्यूरिंग CPR की। जो CPR दे रहे हैं उस टाइम पे पोजीशन कौन सी रखनी है, तो फर्स्ट वन देख लेते हैं हम। पेशेंट की पोजीशन, जो विक्टिम है उसकी पोजीशन क्या होनी चाहिए? सुपाइन पोजीशन विद फ्लैट हार्ड सरफेस के ऊपर सुपाइन पोजीशन में उसको लेटा देंगे, ठीक है। सो आपके सामने प्रेजेंट है सुपाइन पोजीशन की, ये इस टाइप की पोजीशन हम विक्टिम को या पेशेंट को प्रोवाइड करते हैं। ओके, देन रेस्क्योर पोजीशन, जो बचाने वाला है उसकी पोजीशन क्या होनी चाहिए, तो उसमें नीलिंग पोजीशन होनी चाहिए। अगर पेशेंट को फ्लोर पे लेटाते हैं यानी कि ज़मीन पे लेटाते हैं तो हम रेस्क्योर की पोजीशन नीलिंग पोजीशन होनी चाहिए, यानी कि घुटने ज़मीन पे टिके हुए नहीं चाहिए, ठीक है। सो अगर पेशेंट बेड पे है तो स्टैंडिंग पोजीशन होनी चाहिए रेस्क्योर की। ऑलराइट, अब आपको दिखा देते हैं किस टाइप से। ये बेड पे फर्स्ट वन तो स्टैंडिंग पोजीशन रहेगी, एंड अगर पेशेंट फ्लोर पे तो ये नीलिंग पोजीशन, घुटने ज़मीन पे होने चाहिए और इस टाइप से आगे की ओर झुका हुआ होना चाहिए पेशेंट, ठीक। सॉरी, रेस्क्योर जो बचाने वाला बंदा है वो। ओके, अब नेक्स्ट बात कर लेते हैं अपन एयरवे और ब्रीथिंग मेंटेनेंस। सर्कुलेशन मेंटेनेंस देख लिया। सर्कुलेशन मेंटेनेंस मेनली रूप से कंप्रेशन प्रोवाइड करके किया जाता है और कंप्रेशन से रिलेटेड हम सारी चीज़ें देख चुके हैं। अब बात करते हैं एयरवे और ब्रीथिंग मेंटेनेंस किस टाइप से करते हैं। सो टू मेंटेनेंस ऑफ द एयरवे बाय प्रोवाइडिंग बेटर पोजीशन टू द विक्टिम एंड आफ्टर देन गिव माउथ टू माउथ ब्रीथिंग। सबसे पहले क्या करेंगे, उसको बेटर पोजीशन देंगे ताकि आसानी से जो एयरवे ओपन हो सके, यानी कि ट्रेकिया आसानी से ओपन हो सके, और उसके बाद हम माउथ टू माउथ ब्रीथिंग प्रोवाइड करते हैं ताकि जो भी हम जो ब्रीथिंग दे रहे हैं वो कम्प्लीटली रूप से जो एयर है वो लंग्स के अंदर जा सके, ठीक है। सो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं प्रोवाइड 2 ब्रीथ आफ्टर 30 कंप्रेशन एवरी 6 to 8 सेकेंड, ठीक है। हम बात कर चुके पहले, हर 30 कंप्रेशन के बाद में 2 ब्रीथ प्रोवाइड करनी है, और ये कितनी स्पीड से रखना है, हर 6 से 8 सेकेंड के अंदर ये सब परफॉर्म करना है, यानी कि 30 कंप्रेशन दे के 2 ब्रीथिंग देंगे, और ये सारा काम कितनी देर में हो जाना चाहिए, 6 से 8 सेकेंड के अंदर हो जाना चाहिए। ओके, ठीक है। सो मेथड्स की बात कर लेते हैं कि कौन कौन से मेथड्स हैं एयरवे मेंटेनेंस के। सो सबसे पहले हेड टिल्ट चिन लिफ्ट मेथड है, तो वो आपको डायग्राम से दिखा देते हैं किस टाइप से ये पोजीशन प्रोवाइड की जाती है। इस टाइप से सुपाइन पोजीशन में लेटा के पीछे की ओर हेड को एक्सटेंशन करते हैं, यानी कि हेड या नेक एक्सटेंशन करते हैं इस टाइप से, चिन के ऊपर हैंड, फर्स्ट हैंड प्लेस करके एंड दूसरा जो स्कल के ऊपर, ठीक है, यहाँ पे। ऑलराइट, प्रोवाइड दिस टाइप ऑफ पोजीशन टू द विक्टिम एंड गिव माउथ टू माउथ ब्रीथिंग, ठीक है। इस टाइप की पोजीशन प्रोवाइड करने के बाद माउथ टू माउथ ब्रीथिंग देनी है। ऑलराइट, ठीक है, फर्स्ट मेथड देख चुके हैं। एंड सेकंड मेथड की बात कर लेते हैं, जा थ्रस्ट मैनवर मेथड। अब ये क्या होता है, ये इस टाइप से करते हैं, इस टाइप से पेशेंट को पीछे की ओर नेक को एक्सटेंशन कर लेते हैं ताकि ट्रेकिया आसानी से अच्छी तरीके से ओपन हो जाए, जो ब्रीथिंग अपन प्रोवाइड करने वाले वो कम्प्लीटली रूप से जो एयर है वो लंग्स के अंदर पहुंच पाए। सो इंडिकेशन देख लेते हैं कि जा थ्रस्ट मैनवर पोजीशन किस पेशेंट को देनी ज़रूरी है। ये अगर किसी में स्पाइनल कॉर्ड इंजरी हुई है तो वहाँ पे देनी ज़रूरी है ताकि वो मूवमेंट ज़्यादा ना हो, ठीक है। अगर हेड इंजरी हो रखी है तो उस पेशेंट को ये देते हैं। अगर नेक इंजरी हो रखी है तो हम जा थ्रस्ट मैनवर मेथड यूज़ लेते हैं, और सर्वाइकल इंजरी हो रही है तब भी हम जा थ्रस्ट मैनवर मेथड ही यूज़ में लेते हैं। ओके, सो अब कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स देख लेते हैं। क्या, इफ़ पेशेंट हैव नेक इंजरी, सर्वाइकल इंजरी एक्सेट्रा एंड रिक्वायर CPR देन द नर्स शुड फर्स्ट रेस्ट्रिक्ट द मूवमेंट ऑफ विक्टिम। अगर किसी पर्सन को CPR की ज़रूरत है और उसके अंदर नेक, सर्वाइकल या किसी टाइप की इंजरी प्रेजेंट है तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले उसके मूवमेंट को रेस्ट्रिक्ट करेंगे। अगर ज़्यादा मूवमेंट करवा दिया तो ज़्यादा कंडीशन वर्जन हो सकती है इंजरी वाली पेशेंट के अंदर। ओके,
अब नेक्स्ट स्टेप पे मूव करवाते हैं आपको। तो अब हम देख लेते हैं लाइव सिचुएशन की किस टाइप से कंप्रेशन प्रोवाइड करते हैं, किस टाइप से ब्रीथिंग प्रोवाइड करते हैं और किस टाइप से कंप्लीट जो सीपीआर की प्रोसेस है वो परफॉर्म की जाती है। सो लेट्स वी स्टार्ट। तो मान लो कि किसी पेशेंट को अचानक से कहीं पे भी कार्डियक अरेस्ट आ चुका है और वो इस तरह से गिर पड़ता है और आप देख लेते हैं कि किसी पर्सन को कार्डियक अरेस्ट आ चुका है, ठीक है। तो सबसे पहले उसके साइड में बैठ जाना है, उसको एक प्रॉपर पोजीशन में लेटाना, उसको चेक करना है, असेसमेंट करते हैं बोल के कॉन्शियस लेवल। उसके बाद हम इमरजेंसी कॉल भी कर देते हैं ताकि जो इमरजेंसी सर्विसेज जल्दी से अपने को मिल सके, ठीक है। पोजीशन प्रोवाइड कर देंगे। उसके बाद मिडल चेस्ट के ऊपर हम हैंड प्लेस करते हैं इस टाइप से, और उसके बाद दूसरा हैंड, और इस टाइप से हम साइट असेसमेंट कर लेते हैं। जैसा आप देख पा रहे बिटवीन द निप्पल लाइन ये साइट होगी, कंप्रेशन के लिए लैंडमार्क हो गया ये। एंड देन उसके बाद हम इस टाइप से पोजीशन रखते हैं, नीलिंग पोजीशन के अंदर ही रेस्क्योर है उसको रखते हैं। उसके बाद कंप्रेशन रखते हैं, एल्बो को करेक्ट पोजीशन में रखते हैं, ऐसे बैंड नहीं होनी चाहिए। अगर बैंड रहेगा तो क्या होगा, कंप्लीटली रूप से फोर्स नहीं कर पाएंगे हम कंप्रेशन के दौरान, ठीक है। तो बिल्कुल सीधे होने चाहिए, एल्बो में बैंड नहीं होना चाहिए, शोल्डर के पैरेलल होना चाहिए। और उसके बाद कंप्रेस करेंगे, अगर अडल्ट या चाइल्ड है तो 2 इंच तक, अगर इन्फेंट है तो 1.5 इंच तक। इस टाइप से हम कंप्रेशन डेप्थ रखते हैं। तो इस टाइप से कंप्रेस करेंगे तो जैसे कि हार्ट से ब्लड निकल के ब्रेन और अदर वाइटल ऑर्गन्स तक सप्लाई हो जाता है ऑक्सीजन और ब्लड, ताकि वापस से सभी फंक्शन रीस्टार्ट हो सके, ठीक है। ये कंप्रेशन कर दिया हमने, जो सर्कुलेशन को मेंटेन कर लिया है। अब बात करते हैं एयरवे और ब्रीथिंग मेंटेनेंस की। तो उसके बाद हम क्या करेंगे, उसको पोजीशन प्रोवाइड करते हैं, ठीक है। 2 ब्रीथ देते हैं, ठीक है। 15:2 या 30:2 वो अपन देख चुके हैं किस टाइप से रखते हैं। तो ये दे दिया हम चिन लिफ्ट हेड टिल्ट पोजीशन दे दिए, सॉरी हेड टिल्ट चिन लिफ्ट पोजीशन, ठीक है। उसके बाद 2 ब्रीथ देते हैं ये इस टाइप से, ताकि वापस से रेस्पिरेशन स्टार्ट हो सके, ठीक है। उसके बाद वापस से सर्कुलेशन चेक कर लेते हैं पल्स वगैरह की सहायता से, पल्स मेजरमेंट की सहायता से, ठीक है। ये कैरोटिड पल्स चेक कर रहे हैं, ठीक है। सर्कुलेशन चेक कर लिए। अब उसके बाद अगर वो रेस्पॉन्ड कर जाता है, ठीक है, नहीं करता है तो वापस से इमरजेंसी जो सर्विसेज जब तक प्रोवाइड नहीं हो जाती तब तक हमें सीपीआर परफॉर्म करते रहना है, जब तक कि कोई इमरजेंसी या मेडिकल हेल्प हम तक नहीं पहुंच जाती है उस पेशेंट तक, तब तक सीपीआर को परफॉर्म करते रहना है, ओके। तो आप अच्छी तरीके से समझ गए होंगे शायद सीपीआर किस टाइप से परफॉर्म करते हैं। अब नेक्स्ट स्टेप पे मूव कर लेते हैं। अब बात कर लेते हैं कॉम्प्लिकेशन ऑफ सीपीआर की। सीपीआर प्रोवाइडिंग करते समय कौन कौन से कॉम्प्लिकेशन होने के ज़्यादा चांसेस होते हैं। तो फर्स्ट वन है रिब फ्रैक्चर हो सकता है कंप्रेशन की वजह से, ठीक है। स्टर्नम फ्रैक्चर ये भी कंप्रेशन की वजह से, और अगर स्टर्नम रिब फ्रैक्चर होता है तो लंग्स और हार्ट में भी इंजरी होने के चांसेस होते हैं। एंड फोर्थ वन फेलियल चेस्ट हो सकता है। तो फेलियल चेस्ट क्या होता है इसकी बात कर लेते हैं। मल्टीपल रिब फ्रैक्चर, अगर एक से ज़्यादा रिब्स का फ्रैक्चर हो जाए तो उसे फ्लेल चेस्ट बोलते हैं, ठीक है। अब इसके अंदर साइन सिम्टम क्या होगा, व्हेन पेशेंट इनहेल एयर इनवर्ड देन चेस्ट मूव इनवर्ड एंड व्हेन एक्सेल देन चेस्ट मूव आउटवर्ड, सॉरी आउटवर्ड है। अगर पेशेंट इंस्पायरेशन करता है तब तो चेस्ट इनवर्ड चली जाएगी, चेस्ट का जो मूवमेंट है वो इनवर्ड होगा। अगर एक्सेल करता है तो चेस्ट का मूवमेंट आउटवर्ड होगा। यहाँ पे मिस टाइपिंग है, ठीक है। इसे क्या बोलते हैं, पैराडॉक्सिकल रेस्पिरेशन बोलते हैं। अगर किसी के अंदर इस टाइप से पैराडॉक्सिकल रेस्पिरेशन देखने को मिल रहा है तो ये किसको इंडिकेट करता है, मल्टीपल रिब फ्रैक्चर, यानी कि फ्लेल चेस्ट को इंडिकेट करता है। नॉर्मली रूप से क्या होता है, जब इंस्पायरेशन करते हैं तो चेस्ट आउटवर्ड मूवमेंट करती है और एक्सपायरेशन करते हैं तो चेस्ट इनवर्ड मूवमेंट करती है, ठीक है। बट इसमें उल्टा होगा, इंस्पायरेशन पे इनवर्ड, एक्सपायरेशन पे आउटवर्ड। ऑलराइट, अब नेक्स्ट स्टेप पे बात कर लेते हैं एडवांस कार्डियक सपोर्ट, यानी कि अब सीपीआर प्रोवाइड करने के बाद भी कोई पेशेंट रेस्पॉन्ड नहीं कर पा रहा है, कोई भी मूवमेंट नहीं हो पा रहे, हार्ट और लंग्स उसके काम करना वापस से रीस्टार्ट नहीं कर पा रहे हैं, तो हम क्या करेंगे, एडवांस कार्डियक सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं, ठीक है। इन दिस इंक्लूड कार्डियक डिफिब्रिलेशन एंड मेडिकेशन थेरेपी। इसमें 2 मेथड होते हैं, कार्डियक डिफिब्रिलेशन और मेडिकेशन थेरेपी। तो फर्स्ट वन बात कर लेते हैं कार्डियक डिफिब्रिलेशन। इसमें क्या होता है, इन दिस डिफिब्रिलेट द हार्ट बाय प्रोवाइडिंग इलेक्ट्रिकल करंट टू रिस्टार्ट द हार्ट फंक्शन। इसमें क्या करते हैं, हम इलेक्ट्रिक करंट प्रोवाइड करते हैं, ठीक है, ताकि उसका हार्ट की इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी वापस से स्टार्ट हो सके, ठीक है। इसी प्रोसेस को बोलते हैं अपन
डिफिब्रिलेशन। ओके, अब नेक्स्ट स्टेप पे बात कर लेते हैं। इन दिस यूज ए स्पेसिफिक मशीन कॉल्ड डिफिब्रिलेटर। जो भी इलेक्ट्रिकल करंट प्रोवाइड किया जाता है वो किसके द्वारा प्रोवाइड करते हैं, एक स्पेसिफिक मशीन आती है, उसे हम क्या बोलते हैं, डिफिब्रिलेटर। ओके, डिफिब्रिलेटर कंटेंट टू पैड्स बाय विच प्रोवाइड इलेक्ट्रिकल करंट। डिफिब्रिलेटर के अंदर दो पैड्स होते हैं, इलेक्ट्रिकल जो पैड्स होते हैं जिनके द्वारा इलेक्ट्रिसिटी ट्रांसफ़र की जाती है। जो इलेक्ट्रिकल पैड्स होते हैं, जो डिफिब्रिलेटर के पैड्स होते हैं, उनको हम चेस्ट पे प्लेस करते हैं एंड देन डिफिब्रिलेटर को ऑन करते हैं, जिससे जो इलेक्ट्रिक करंट है वो पेशेंट के अंदर प्रोवाइड ट्रांसफ़र हो जाता है और उसकी हार्ट की इलेक्ट्रिकल जो एक्टिविटी है वापस से रीस्टार्ट हो सकती है। सो हम देख लेते हैं डिफिब्रिलेटर कैसा दिखाई देता है। इस टाइप का होता है और आपको डायग्राम में देख पा रहे हैं, ये दो पैड या दो पैडल होते हैं जिनको चेस्ट पे प्लेस करते हैं। उसके बाद इलेक्ट्रिक जो करंट है वो प्रोवाइड किया जाता है पर्सन को। ओके, अब नेक्स्ट स्टेप पे मूव करते हैं। तो साइट ऑफ पैडल प्लेसमेंट तो देख लेते हैं। अब दोनों जो पैडल है उनको कहाँ पे प्लेस करना है, चेस्ट के ऊपर। राइट साइड में जो चेस्ट है यानी कि राइट साइड की चेस्ट है, वहाँ पे जो पैडल है कहाँ पे प्लेस होगा। अगर राइट साइड में पैडल प्लेस कर रहे हैं तो थर्ड इंटरकोस्टल स्पेस के ऊपर पैडल को प्लेस करेंगे, अगर राइट साइड में हम प्लेस कर रहे हैं तो पैडल को। ठीक है, नेक्स्ट वन, अगर लेफ्ट साइड में प्लेस करना है पैडल तो कहाँ पे करेंगे, एट फिफ्थ इंटरकोस्टल स्पेस पे। ओके, अब हम आपको डायग्राम दिखा देते हैं इस टाइप से। राइट साइड में तो थर्ड इंटरकोस्टल स्पेस के ऊपर जो पैडल को प्लेस करते हैं एंड लेफ्ट साइड में फिफ्थ इंटरकोस्टल स्पेस पे पैडल को प्लेस करते हैं और उसके बाद इलेक्ट्रिक करंट प्रोवाइड किया जाता है। ठीक है, सो अब नेक्स्ट स्टेप पे मूव करते हैं अपन। प्रेशर ऑफ पैडल, तो प्रेशर कितना रखना है पैडल को चेस्ट पे हम प्लेस तो करते हैं, उसका प्रेशर कितना रखना है वो देख लेते हैं। 25 LBS या फिर 11 kg प्रेशर रखना है और 1 kg बराबर 2.2 LBS होते हैं। ऑलराइट, अब नेक्स्ट स्टेप पे मूव करते हैं एंड देन पावर यूज इन डिफिब्रिलेटर, यानी कि जो इलेक्ट्रिकल पावर कितनी रखते हैं, कितनी पावर से हम करंट को ट्रांसफ़र करते हैं पेशेंट के अंदर। फर्स्ट शॉक, अगर फर्स्ट शॉक दे रहे हैं तो हम रखेंगे 200 जूल। सबसे पहले अगर फर्स्ट ही शॉक देना है, हम स्टार्ट ही कर रहे हैं जो इलेक्ट्रिकल करंट देना, तो हम 200 जूल पे फिक्स करेंगे मशीन का प्रेशर। ठीक है, अगर सेकंड उसके बाद फर्स्ट शॉक दे दिया, सेकंड शॉक दे रहे हैं तो हम रखेंगे 300 जूल पे डिफिब्रिलेटर पावर को, और थर्ड शॉक देते हैं तो हम रखेंगे 360 जूल पे। ओके, सो नेक्स्ट स्टेप पे चलते हैं। तो इफ़ पेशेंट नॉट रेस्पॉन्ड देन गिव CPR एंड आफ्टर देन प्रोवाइड 3 शॉक एट 360 जूल यानी कि 360। अगर पेशेंट को डिफिब्रिलेटर के 3 शॉक दे चुके हैं उसके बाद भी रेस्पॉन्ड नहीं कर रहा है तो उसके बाद वापस से CPR परफॉर्म करना है एंड देन वापस से 3 शॉक देने और तीनों शॉक पे बराबर पावर रखनी है, कितनी, 360 जूल पे। ऑलराइट, अब नेक्स्ट स्टेप पे मूव करते हैं कि किस टाइप से एक्चुअली में डिफिब्रिलेटर से इलेक्ट्रिक करंट प्रोवाइड किया जाता है पेशेंट को। सो आप देख पा रहे हैं ये हार्ट ने पंप करना बंद कर दिया है, ECG में आप देख पा रहे हैं ये फंक्शन लॉस हो चुका है इसके, और ये डिफिब्रिलेटर पैड से प्लेस कर दिए राइट साइड में थर्ड पे और लेफ्ट साइड में फिफ्थ इंटरकोस्टल स्पेस पे। और इस टाइप से इलेक्ट्रिकल करंट देने के बाद हार्ट वापस से स्टार्ट हो जाता है, आप ECG में देख सकते हैं। ओके, अब नेक्स्ट मूव करते हैं। अब बात कर लेते हैं मेडिकेशन की, कौन कौन सी मेडिसिन एक्चुअली में हम यूज़ ले सकते हैं पेशेंट में अगर CPR के दौरान अगर वापस से हार्ट वगैरह काम नहीं कर पा रहे हैं तो एड्रेनालाइन ले सकते हैं। और ये कैसे काम करते हैं, इट इम्प्रूव कोरोनरी एंड सेरेब्रल ब्लड फ्लो। ये क्या करती है, हार्ट की और ब्रेन की ब्लड सप्लाई को बढ़ा देती है ताकि वापस से हार्ट और ब्रेन अब काम कर सके, उसके बाद पूरी बॉडी के जो भी ऑर्गन्स हैं उनके फंक्शन को कंट्रोल कर सकें। ओके, इसके अंदर डोज कितनी रखते हैं तो 0.1 ml पर kg बॉडी वेट के हिसाब से रखते हैं, यानी कि 1 kg बॉडी वेट है तो उसको देंगे 0.1 ml एड्रेनालाइन। ओके, अब नेक्स्ट देख लेते हैं एम्यूडेरोन नाम की एक ड्रग्स आती है, वो किस टाइप से काम करती है। इट इज़ ए एंटी एरिथमेटिक ड्रग होती है डेट मेंटेन द नॉर्मल रिदम ऑफ हार्ट। ये एंटी एरिथमेटिक ड्रग होती है, ये क्या करती है, जो एबनॉर्मल रिदम है हार्ट के उसको करेक्ट करके नॉर्मल रिदम में मेंटेन करने में हेल्प करती है। ओके, अब इसके अंदर डोज की बात कर लेते हैं कि एम्यूडेरोन की कितनी डोज देते हैं, 5 mg पर kg बॉडी वेट के हिसाब से इसकी डोज को रखते हैं अपन। ठीक है, एंड थर्ड वन एट्रोपिन, ये क्या होती है, इट इज़ एंटीकोलिनर्जिक ड्रग होती है डेट एंटागोनाइज द
एक्शन ऑफ वेगस नर्व एंड इंक्रीज द हार्ट एक्टिविटी। एंटी कोलिनर्जिक मतलब कि सिंपैथेटिक ड्रग्स है। कोलिनर्जिक का मतलब होता है पैरासिम्पैथेटिक और एंटी कोलिनर्जिक मतलब सिंपैथेटिक, जो पैरासिम्पैथेटिक एक्टिविटी को तो कम करेगी और सिंपैथेटिक एक्टिविटी को बढ़ा देती है, ठीक है। और एंटागोनाइज का मतलब होता है अगेंस्ट, जो वेगस नर्व क्या है, एक पैरासिम्पैथेटिक नर्व होती है, ठीक है, उसके अगेंस्ट काम करती है एट्रोपिन, यानी कि उसके पैरासिम्पैथेटिक को कम कर देती है और देन सिंपैथेटिक एक्टिविटी को बढ़ा देती है, और इस टाइप से वो क्या करेगी, हार्ट की एक्टिविटी को भी बढ़ा देती है एट्रोपिन। ऑलराइट, अब देख लेते हैं डोज कितनी रखते हैं एट्रोपिन की। तो डोज रखेंगे 0.1 ml पर 5 LB बॉडी वेट के हिसाब से। अगर किसी का 5 LB बॉडी वेट है तो उसमें रखेंगे डोज एट्रोपिन की 0.1 ml, ठीक है। अब नेक्स्ट देख लेते हैं फोर्थ मेडिकेशन, सोडियम बाइकार्बोनेट। इट गिवन वेयर व्हेन कार्डियक अरेस्ट इज एसोसिएटेड विद हाइपरकैलेमिया। अगर कार्डियक अरेस्ट हाइपरकैलेमिया की वजह से हुआ है तो हम उस पेशेंट को जो मेडिकेशन देते हैं वो है सोडियम बाइकार्बोनेट, ओके। सो इसकी डोज की बात कर लेते हैं, तो कितना डोज इसको देते हैं, 1 मिली इक्विवेलेंट पर केजी बॉडी वेट के हिसाब से हम इसकी डोज रखते हैं, ओके। सो आज का सेशन यहीं पे ख़त्म होता है। चलो फिर, विश यू वेरी ऑल द बेस्ट एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।